नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज तारीख है 15/11/2024 और आज के दिन ही कंडक्ट करवाया गया था HPJBT टेट का एग्जाम, जिसकी आंसर की हम एक्यूरेट आंसर की जीके की आपके बीच लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपको कराए थे। लगभग 28 से 29 क्वेश्चन जो है हमने जो अपनी वीडियोस में कराया था वही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। पहला जो क्वेश्चन है कि लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में कौन शामिल है। देखिए, अगर बात की जाए लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में जो शामिल है तो प्रधानमंत्री भी होगा, मंत्री भी होगा और संसद भी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लोकपाल के जो क्षेत्र अधिकार में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी आता है, मिनिस्टर्स भी आते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे लोकपाल की जो नियुक्ति है, लोकपाल को जो अपॉइंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकपाल को जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब जिस प्रकार देश में लोकपाल होते हैं उसी प्रकार स्टेट में लोकायुक्त होते हैं। अगर मैं लोकायुक्त की बात करता हूँ, क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, जो आने वाली आपकी अपकमिंग टेट की परीक्षा है वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में कौन है। और मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त है इनका नाम है चंद्रभूषण बरोवालिया। और अगर परीक्षा में आपसे हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त पूछे जाते हैं तो इनका नाम है TBR टाटाचार्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति इसके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपके बीच बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। बहुत दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। देखिए, जो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो भी उपराष्ट्रपति होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी हमारी जो मैराथन सीरीज आई है वहाँ पे भी करवाया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 63 बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है। तो ये स्पीकर है और पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ज़्यादा हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे के लिए अगर इससे रिलेटेड संबंधित को क्वेश्चन आते हैं तो आपको काम आ सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? भाई, सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी कब से कब तक? 1969 से 74 तक। तो 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो क्या हुआ था भाई, याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1969। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। और किस प्लान के तहत हुआ था? तो ये हुई थी चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कब से कब तक आई थी ये भी याद रखना, 1969 से 74 तक। पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछी जाए तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, इस बात को आपने याद रखना है। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया क्योंकि भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई 2012 से 2017। अगले क्वेश्चन की बात, लेकिन अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल की बात तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, भाई इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ, 55,673 वर्ग किलोमीटर है। जो भी व्यक्ति, अगर उसने मेरी वीडियो देखी भी नहीं थी, अगर उसने मेरी मैराथन वीडियो और पात 59, 60 और 58 देख लिया होता तो भी भाई यहाँ पे 15 क्वेश्चन है उसके आराम से सही हो जाते आँख बंद करके। मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को जितना रिविजन करोगे उतना आपका फायदा होने वाला है। तो 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का है क्षेत्रफल। देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस जिले का क्षेत्रफल है तो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा वो है लाहौल स्पीति जिले का। परसेंटेज में अगर लाहौल स्पीति पूछा जाए तो
24.86%। तो याद रखना 24.86% लाहौल स्पीति का परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश का एरिया कवर करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा सर आपने लाहौल स्पीति का बताया, आप ये बताइए कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का है हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे कम है हमीरपुर। भैया हमीरपुर का बहुत ही कम है। अगर मैं हमीरपुर की बात करता हूँ तो हमीरपुर का है 2.01%। अगर हम पूरा यहाँ पे देखें तो 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना 1118 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किसका, हमीरपुर का। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत मज़ा आ रहा है इस पेपर को देखे, बहुत आसान पेपर था ये। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है। भाई आज की मैराथन जो मेरी आई थी मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आया है, तो जब मैं ये मैराथन यहाँ पे देख रहा था तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैराथन नंबर 1 में सेम क्वेश्चन को 1 और 2 में डिस्कस करवाया गया है दोनों बार। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रेविटी डैम है वो मैं बहुत बार बोलता हूँ भाखड़ा डैम जो है वो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षणीय बांध है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। किस नदी पे है इस बात को याद रखना है, ये सतलुज नदी पे है गुरुत्वाकर्षण बांध, इस बात को याद रखना है। कहाँ पे है, बिलासपुर। तो याद रखना बिलासपुर में है ये। ऑप्शन में पंडो दिया है, तो पंडो जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा कृत्रिम बांध भी है, इस बात को आपने याद रखना है। और कृत्रिम झील भी है पंडो झील, पोंग झील है, नाथपा झाकड़ी है। इनके बारे में बहुत बार मैं अपने वीडियोस में डिस्कस करा रहा हूँ। तो अभी हम एक शॉर्ट टर्म में वीडियो, एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो आंसर की यहाँ से पता लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं, हम अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा भरपूर डिस्कस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खीर गंगा नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए खीर गंगा गर्म पानी के चश्मे की, भाई कल ही 2 बार मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो खीर गंगा जो गर्म पानी का झरना है वो कुल्लू जिले में। मैंने ये बोला था कि इसके अलावा अगर आपको खीर गंगा, तो इस बार खीर गंगा पूछ लिया, अगले बार पूछा जाएगा वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, कसोल गर्म पानी का झरना, मणिकरण गर्म पानी का झरना, रहाला गर्म पानी का झरना। तो ये सारे के सारे, रहाला ये गर्म पानी नहीं, रहाला ठंडे पानी का है। तो याद रखना रहाला मैंने यहाँ पे गर्म बोला, रहाला ठंडे पानी का है और ये कुल्लू के मनाली में है, बाकी सब गर्म है। वशिष्ठ है, मणिकरण है, कसोल है, ये सारे झरने जो है ये कुल्लू जिले में, इस बात को आपने याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है खीर गंगा एक गर्म पानी का झरना है, ये भी कुल्लू में है, इस बात को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारी महादेव की कृपा है कि सारे पढ़े हुए क्वेश्चन, अब टीजीटी आर्ट्स में भी हम यही उम्मीद रखेंगे, आपका नॉन मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, मेडिकल है, वहाँ पे सबको जो है अच्छे क्वेश्चन देखने को। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे था कि हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय किस जिले में है। देखिए REC, मैंने आपको बताया था कि NIIT का जो पहले नाम होता था वो होता था REC, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपको मेरी बात याद आ रही होगी, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि REC जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने बताया था कि भैया 1986 में हिमाचल प्रदेश में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम 2002 में बदल के NIIT किया जाता है। जिसने मेरी वीडियो ध्यान से देखी उसको पता है। तो ये कहाँ पे था, हमीरपुर में है NIIT। आप सभी जानते हो, सबको पता है ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे आंसर बन सकते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर क्या थी। भाई मुझे सुबह मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और ये सुबह जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, पेपर में जो देख के गया होगा, उसका 1 नंबर बिल्कुल सही हो गया। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर है, पहले तो मैंने आपको उसमें टोटल बोली, टोटल हिमाचल की साक्षरता दर है 82.80%। अब यहाँ पे मैंने बोला था मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल जो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं वो 89.53% पढ़े हुए हैं। अगर फीमेल की बात करें तो एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, फीमेल जो यहाँ पे वो 75.93%। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 76, हाँ जी 75.93% ऑप्शन में नहीं है, तो 76% ही आएगा। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक मैदान कहाँ पे है। द ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो बात की जाए ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स इन इंडिया की, तो ये जो है वो नालदेहरा में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। कहाँ पड़ता है नालदेहरा, तो नालदेहरा जो है शिमला में, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 में क्रांतिकारियों के क्रोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला से भागकर कहाँ शरण ली। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरे बार ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं अपनी वीडियो में 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को जरूर करवा चुका हूँ। मैंने बोला था कि 1857 में जो क्रांतिकारी है वो क्रोध से बचने के लिए कहाँ गए थे, जुनगा भाग गए थे भैया। ये वही जुनगा जहाँ से बाबा भालकू राम है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मैं जब भी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ तो वो इसलिए नहीं देता कि आप उन क्वेश्चन को भूल जाओ, उन क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके लिख लिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये।
तो याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने नहीं दिया, तो वो थी बुशेर रियासत, जिसकी स्थापना प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। लेकिन 1857 की बात हो रही है और बुशेर रियासत की बात हो रही है, तो बुशेर के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो इनका नाम था प्रद्युमन। शमशेर सिंह राजा शमशेर सिंह जो है वो बुशेर के राजा थे। प्रद्युमन जी के द्वारा तो स्थापना की गई थी बुशेर रियासत की, इस बात को भी आपने याद रखना है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अपनी मैराथन वीडियो में बिजी चला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए टाइम निकाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर आंसर की, तो अब आंसर की निकालने का यहाँ पे टाइम मिल गया है, तो मैं बैठा हूँ। अभी टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक एक्यूरेट आंसर की मैं आपके बीच बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ ना आपको। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। इसके बाद हिमाचल बना पार्ट सी, कब बना 1951 में। उसके बाद 1954 में बिलासपुर को जोड़ा गया। सारी बातें बोलता हूँ। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को यूटी बनता है, ये भी मैंने आपको बोला है। 1957 में क्षेत्रीय परिषद बनती है। फिर मैंने बोला है कि 1 मई 1960 को किन्नौर छठा जिला बनता है। उसके बाद मैंने बोला कि 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है और तब जाके 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। क्या ये सारी बातें मैंने आपको बताई नहीं है? तो ऑप्शन 131 का जो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 1 या 2 दिन पहले जो मैराथन और वीडियो डाली उसमें सारे क्वेश्चन ये करवाए। देखो, कुल्लूत देश की कहानी, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखाई गई? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। भाई मैं किताबों के पीछे बहुत बड़ा हूँ और ये किताबें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल्लूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई थी। ये सारे बुक से जो है हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। लाजो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति एक षड्यंत्र, सर शांता कुमार ने लिखी है। पोलिंड्री इन हिमालयाज, सर ये बुक जो है वो शांता कुमार, ये वाइस परमार के द्वारा जो है लिखी गई। तो ये इस प्रकार की किताबें अगर आप याद नहीं रखोगे तो भाई पेपर में जाके दिक्कत ही हो सकती है। और तब आप जीके भाई आप फ्री के नंबर थे, 30 में से 28 नंबर फ्री के थे जिसने मेरी वीडियोस को देखा है। और आप अभी भी अगर आपका आर्ट्स का पेपर है तो आप बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी बताया है भाई, और ये भी बताया है कि जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो कितनी लंबी है। 182 मीटर लंबी है स्टेचू ऑफ यूनिटी। और इनका एक जन्मदिन था, ऑप्शन डी जो है सही, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, स्टेचू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर को अभी पीछे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी और उस समय जो है नेशनल यूनिटी डे भी मनाया गया है। 182 मीटर ऊंची है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी, इस बात को आपने याद रखना है। गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, इस बात को भी याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। मेरे को ये याद आ रहा है कि कल मेरा एक लाइव सेशन चल रहा था 1 घंटे का, उसमें आप देख सकते हो मैंने सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं। तो मैंने कल ही बोला था कि बछेंद्री पाल, और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि बछेंद्री पाल जो है वो 1984 में इसने फतेह किया था सर माउंट एवरेस्ट को, और प्रथम भारतीय महिला थी। वह मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जूको तबई सबसे पहले गई थी, लेकिन भारत से कौन गई थी? तो भारत से जो गई थी वो गई थी बछेंद्री पाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय। भाई सेम क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, और मैंने ये भी बोला है कि प्रथम एशियाई है रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको जो है वो क्या मिला है नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला, किस क्षेत्र में मिला, क्या है नोबेल पुरस्कार, कल पूरी बात लाइव में डिस्कस करा चुका हूँ। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला। साहित्य के क्षेत्र में मिला किस किताब के लिए? गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है एक इनकी रचना है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पूरे एशिया, पूरे भारत, रविंद्रनाथ टैगोर जी वो वही व्यक्ति है जिनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गान जो है वो इसके रचयिता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। भाई ये क्वेश्चन वो था जो मैंने खुद तो पढ़ा था, लेकिन ये रैंडम क्वेश्चन था, मैंने आपको नहीं करवाया था। मैं खुद बोलता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता है परीक्षा में जो नहीं करवाया जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद पढ़ा था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़ौदा। बड़ौदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत 1906 में हुई थी। इस क्वेश्चन को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे कोई किसी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं मिला था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अलग प्रस्तावना था। तो अलग जो प्रस्तावना थी वो किसकी थी, तो वो थी भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था, 1919, और ये जो है इसमें अलग प्रस्तावना की इसमें बात की गई थी, एक सेपरेट प्रियम्बल की जो है इसमें बात की गई थी। बहुत ही अच्छा ये आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। भाई कल इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ 2 बार, बहुत ही डिटेल से मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बोला। तो ये थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। और WC बनर्जी पहला अधिवेशन भी 1885 को बम्बई में हुआ था और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और पहले अंग्रेज ईसाई अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो चारों नाम याद रखना भैया, दूसरे अध्यक्ष या ईसाई फारसी धर्म के पहले अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष या पहले आपके ईसाई अध्यक्ष। देखो अंग्रेज ईसाई ही होते हैं, इस बात को आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा यहाँ पे जो है स्कैन नहीं हो पाया था क्वेश्चन ढंग से। और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, मैंने आपको बोला था कि देखो वहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मंगल पांडे है पहले स्वतंत्रता सेनानी है और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ भाई, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा चुका हूँ। और आज जीबीटी के टेट में इस प्रकार के जो आसान क्वेश्चन पूछे गए, आसान हमें लग रहे हैं या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे उनको लग रहे हैं। देखो भाई, जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है ना, जिसका घर में जो काम करता है, वो भी 25 से 26 क्वेश्चन इसमें सही मार रहा है। तो अगर आप 25 से 26 क्वेश्चन किसी सेक्शन में सही मार रहे हो तो आपका बहुत अच्छा सेक्शन हो जाता है। अगर आपके 20-18 क्वेश्चन सही है तो मैं उस सेक्शन को, इतने आसान सेक्शन में अगर आपके इतने नंबर है तो मैं उस सेक्शन को आपका सही नहीं मानूंगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में निम्न में से किस जाति को सर्वाधिक फायदा हुआ। देखो कल बात हो चुकी है स्थायी बंदोबस्त के बारे में और वहां से भी क्वेश्चन आया था। देखो भाई, अगर स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो जमींदारों की इसमें हमेशा बात होती है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में कल ही मैंने बताया था, 1993 में स्थायी बंदोबस्त को लाया था किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लाया था, परमानेंट सेटलमेंट को लाया था, किसने लाया था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कल ही बात हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं करेंगे। किसके लिए लाया था, जमींदार के लिए लाया था। अगला क्वेश्चन है कि अवध का विलय सिद्धांत द्वारा कब हुआ था। भाई इस क्वेश्चन को बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके तहत किस रियासत का विलय होना यहाँ पे निश्चित हो गया था, तो ये कौन सी रियासत थी। सेम क्वेश्चन बताया है, एक ही बार बताया, लेकिन बताया जरूर है। 1856 में भैया अवध का विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई। पहली रेल भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय चली। मुंबई से ठाणे जो है पहली रेल चली थी, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारा जो है वो महादेव की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है कि इतने सारे क्वेश्चन आपको जेबीटी टेट परीक्षाओं में जीके के पूछे गए। भाई ये सब जो है आपकी कृपा है। आप जो ये महादेव हर हर महादेव जो आप जो भेजते हो ना, ये अलग एक मोटिवेशन इससे आता है। तो 34 किलोमीटर जो है वो चली थी मुंबई से ठाणे, ये रेलवे लाइन चली। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम वायसरॉय थे। कल ये क्वेश्चन लाइव क्लास में हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल तो हमने पढ़े थे, भारत के पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसरॉय जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। ये वही है जिनके समय बंगाल का जो है वो 1857 की क्रांति भी इन्हीं के शासनकाल के समय 1857 में होती है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के भारत शासन अधिनियम के तहत इनको गवर्नर जनरल का पद चेंज करके इनको भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया जाता है। अंतिम वायसरॉय भी आपको पता चल गए, अंतिम वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी वीडियो में आपके बीच बता चुका, नहीं वो मैंने अपनी मैराथन वाली वीडियो में बताया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस बात को आपने। अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम। भाई बहुत बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र कुमार दत्त है, नरेंद्र नाथ दत्त है, सॉरी क्या नाम है, नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम, नरेंद्र कुमार दत्त नहीं आएगा, नरेंद्र नाथ दत्त हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वही स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनके बारे में, जिन्होंने शिकागो में जो है अपना बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन टेट परीक्षा, मतलब मज़ा आ रहा है भाई। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया? बहुत बार करवाया भाई। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार के अध्यक्ष रहे ये, सारे क्वेश्चन करवाए हैं भाई। एक एक क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे हिमाचल में देखो भाई, इतनी बड़ी टेट की सीरीज 60 वीडियो एक ही सीरीज में लाई है, तो आप एक एक चीज़ को याद रखें। कनिष्क प्रथम के समय दरबारी वैद्य कौन है? क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाया है? जी हाँ, ये क्वेश्चन करवाया गया है। और चरक जो है वो कनिष्क के समय दरबारी कवि थे, बहुत बार दरबारी चिकित्सक कवि मैं इनको कहूँगा, क्वेश्चन चिकित्सा के रूप में जो यहाँ पे थे चरक थे भाई, बहुत बार बताया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन मैंने अपने बैचेज में अपने बच्चों को बताया, तो बुद्धा जो है वो शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता है, या इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। इनके बारे में इतना ही कहूँगा कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 BC में हुआ था, मृत्यु जो है 483 BC में कुशीनगर में हुई थी। माता का नाम महामाया और प्रजापति गौतमी था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। सिद्धार्थ तो महावीर के पिता का नाम था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सारे आए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें इंटरेस्ट से भरा हुआ कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे। भारत के किस स्थान में स्थानांतरण की खेती की जाती है? ये क्वेश्चन बता रखा है आपको। झूम की खेती आपको पता होगी, झूम की खेती आपने सुनी होगी, मेरे से ही सुनी होगी वीडियोस में। उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था ना भारत का, वहाँ पे घुमंतू टाइप की जो है, कभी स्थानांतरण कभी यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग वाली जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता था वो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में होता था। और आज की डेट में भी कुछ लोग जो हायर एरिया में है वहाँ पे करते हैं भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन ऑफ रिवर डैम्स? भाई जो नदी बांध होते हैं जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। साइकोलॉजी की भी आंसर की लाऊंगा, वो कल तक ही ला पाऊंगा, अभी तक तो नहीं ला पाया हूँ। तो इसमें जल व वायु प्रदूषण नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला था यहाँ पे कि इसमें वातावरण पर बृहद प्रभाव पड़ते हैं, ये भी अगला क्वेश्चन है। अगली यहाँ पे बात है बांधों के कारण स्थानीय लोग अपनी नदी को जीवन रेखा से विस्थापित हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं, ये भी सही है। बांध धारणीय विकास को बढ़ावा देते नहीं भाई। डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही, इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो देखो ये क्वेश्चन मेरे को हंसी आ रही है, मैंने सुबह इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर कोई सुबह देख के गया होगा भाई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर पेपर, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज है। ओजोन भी मैंने वहाँ पे डिस्कस करवाई थी, बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही हो। आज का आखिरी क्वेश्चन निम्न में ताजमहल का रंग पीला होने के लिए, मैंने बोला था कि वहाँ पे सफ़ेद संगमरमर है और सफ़ेद संगमरमर फीका ना पड़ जाए उसके लिए वहाँ पे जो है वो किस गैस का जो है वो किसके कारण जो है उत्तरदायी हो रही है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे एक बार उसका नाम जिसके वजह से ये सब इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। हर हर महादेव अगर कमेंट बॉक्स में लिखे, जय माँ बज्ञाणी, हर हर महादेव, जय माँ ठारी, जय शंभू।